नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दरभंगा लूटकांड मामले में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह कि इसका मास्टरमाइंड खुद एक स्वर्ण व्यवसायी बताया जा रहा है। 5 करोड़ लूट मामले में गिरफ्तारी हुई है 7 अपराधियों की। मुख्य आरोपी दरभंगा का सोना कारोबारी ही निकला है और अभी भी पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बुधवार को 5 करोड़ के सोने की लूट हुई थी। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले के बाद से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। एक बड़ा दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर भी लगातार कार्रवाई के नाम पर छापेमारी की जा रही थी और कामयाबी उसमें हासिल हुई है। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 करोड़ लूट मामले में 7 अपराधियों को पकड़ा गया है और जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो खुद दरभंगा का सोना कारोबारी ही निकला है। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, एक अहम जानकारी भी कही जाएगी और ये कहा जाएगा कि जो लूटकांड हुआ उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता और जानकारी खुद स्वर्ण व्यवसायी के अंदर से भी निकली होगी, क्योंकि लूटकांड का आरोपी भी स्वर्ण व्यवसायी है। जी अनूप जी बता दें कि जो कारोबारी है वो तो सोना कारोबारी उसमें शामिल है ही। एक रिश्तेदार का भी आ रहा है, जो एक रिश्तेदार है जो लूट पीड़ित है सोना व्यवसायी, उसका एक रिश्तेदार भी है इस पूरी घटनाक्रम में शामिल, जिसने पूरे प्लान को जो है बनाया था और जो लाइनर है उसको 3-4 लोगों को शामिल किया था और वैशाली जिला से अपराधी को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसके बाद जो है पूरे घटना को अंजाम दिया गया। तो कहें तो ये पूरे प्लानिंग वे में, और जो उसके रिश्तेदार थे उसको पता था कि कितना सोना कब यहाँ आता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, सारा जानकारी जो है प्लानिंग वे में किया गया। क्या इस रिश्तेदार को पकड़ा गया है या इससे पूछताछ की जा रही है? रिश्तेदार पकड़ में, पुलिस की पकड़ में है और उसने अपना जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस सूत्र, उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। ऐसे में पुलिस, और यही कारण रहा कि सबसे पहले पुलिस को लगा कि इतनी बड़ी घटना को यदि अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें उनके नजदीकी या लाइनर जो है दुकान का कोई स्टाफ या कोई भी हो, इसी लाइन पर काम करते हुए पुलिस ने सबसे पहले स्थानीय तौर पर छापेमारी किया और 10 से 15 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 7 लोग जो है अपना अपराध कबूल कर चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अनूप, देखिए एक बड़ी जानकारी ये कि इस मास्टरमाइंड के पीछे जो शख्स है जिसने पूरी जानकारी को साझा किया कि कितना सोना किस वक्त दुकान में मौजूद होता है, वो परिजनों के तरफ से ही, उसमें ही एक शख्स जो है वो शामिल बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी हो गई और उसने इस पूरे कांड में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार कर लिया है। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं और आपको बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल सख्त हो गए हैं। जी हां, सख्त हो गए। आज मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं और तमाम जिलों के एसपी और डीएम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। ये दूसरी बार है, एक हफ्ते में दूसरी बार जब सीएम नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को उन्होंने बैठक की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि सीएम खुद हर मामले को लेकर, पिछले 1 महीने को लेकर जो बड़ी घटनाएं हुई हैं जिले में, उनको लेकर सिलसिलेवार से पूछेंगे पुलिस पदाधिकारियों से, डीएम से कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे आप लोग कैसे कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री खुद बेहद गंभीर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में सीएम नीतीश कुमार है, आ गए हैं और 9 तारीख की भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पिछली बार यहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई थी, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे और आज फिर मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई। हालांकि आज बांका दौरे पर भी जाना है मुख्यमंत्री को, लेकिन उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री की गंभीरता देखिए, उन्होंने एक बैठक बुलाई है और इस वक्त वो बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल अनूप, इस वक्त एक बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस वक्त शुरू हो चुकी है और 2 तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, आपसे ही जानना चाहूंगी, बैठक की शुरुआत हो चुकी है और क्या ये माना जाए कि अब सिर्फ कहा नहीं जाएगा, जो कहा जा रहा है उसको आपको धरातल पर भी उतारना होगा और अब निचले स्तर के सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों को भी नापा जाएगा। अगर उनके जिले में कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर कोई सिचुएशन गलत खड़ी होती है तो
देखिए, निश्चित तौर पर विभा, एक महीने के अंदर अगर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू कर रहे हैं, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार कितनी गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इन तीनों बैठकों की अध्यक्षता करते रहे। उन्होंने एक एक घटनाओं का बारीकी से सवाल किया उस पर लेकर अधिकारियों से, और उन्होंने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन जारी किए थे। मैं आपको बताऊं, ठीक हमारे पीछे ये मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर मुख्यमंत्री लगातार पिछले 1 घंटे से बैठक की समीक्षा कर रहे हैं, और सीधे तौर पर डीएम और एसपी इस बार उनसे जुड़े हैं, और डीएम और एसपी से तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। उनके जिले में जो बड़ी घटनाएं घटी हैं उसको लेकर किस तरह एक्शन में आया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इस बारे में भी जानकारी वो ले रहे हैं। और पिछली दफा जब मीटिंग हुई थी तो उस समय सीएम ने अपने लेवल पर कई तरह के टास्क भी दिए थे, जैसे पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कदम उठाएं, जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम बढ़े हैं उनकी समीक्षा कर जो संबद्ध अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा जियो फेंसिंग तकनीक से गश्ती की निगरानी सुनिश्चित की जाए, ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने यह कहा था, सीएम ने खुद चिंता जाहिर की थी कि जो नए एज ग्रुप के जो लड़के हैं वो अपराध की प्रवृत्ति उनमें बढ़ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस को संवेदनशीलता और सख्ती के साथ इस दिशा में कारगर कदम उठाना होगा। इसके अलावा सभी थानों में उन्होंने कहा था कि लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसकी भी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा शनिवार के दिन चौकीदार पैरेड करने को उन्होंने कहा था। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि चौकीदार पैरेड हो और चौकीदार से उसके गांव के और आसपास के इलाके की जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी ले जाए, क्योंकि ये कारगर हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस खुद सीएम देते रहे। जब जब भी बैठक हुई है सीएम ने अपनी तरफ से टास्क दिया है, और आज जो रिव्यू हो रहा है उसमें उनके द्वारा जो दिए गए टास्क है, पिछले 1 महीने में 2 बार बैठकों में जो उन्होंने टास्क दिए थे उस पर कितना अमल हुआ है, इस बारे में वो जानकारी। संजय, अगर आज की बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री बेहद सख्त हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। कल से हम मान लें कि तमाम पदाधिकारी पुलिस के सड़कों पर दिखेंगे, यहां तक कि आईजी को भी कह दिया गया है कि आप गश्ती पर नियंत्रण रखेंगे, खुद निकलेंगे गश्ती पर, मॉनिटरिंग करेंगे उनकी आप। देखिए, बिल्कुल जो पिछली बैठक हुई थी, जो 2 दिन पहले बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर इंस्ट्रक्ट किया कि केवल थाने स्तर पर कार्रवाई हो जाती है लेकिन इसके ऊपर के ऑफिसर बच जाते हैं। तो जवाबदेही सबकी तय होगी, अब इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और जवाबदेही केवल कानून व्यवस्था की नहीं, शराबबंदी कानून को लेकर प्रभावी किस तरीके से करना है इसको लेकर भी जवाबदेही तय की जाएगी। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस तरीके से उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, खुद डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीएम की बैठक के बाद, और ये आदेश जारी हो गया है कि आईजी लेवल तक के ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, तमाम डीएसपी, तमाम जो अफसर हैं वो अब रात्रि गश्ती करेंगे और आईजी मॉनिटरिंग करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब कोई अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकता, अपनी जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर थोपने से काम नहीं चलेगा। आपको अब खुद एक्शन में आना होगा, क्योंकि सरकार एक्शन में है। जी अनूप। बिल्कुल, तो सरकार एक्शन में आ चुकी है और ये जिम्मेदारी जो है वो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के तमाम लोगों की सुनिश्चित की जा रही है। इस दिशा में आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए, 2 तस्वीरें, इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको ये समझा रहे हैं। पहली तस्वीर, एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, जब बैठक उस दिन हुई थी जिस दिन आपको बताते चले कि दरभंगा, बिल्कुल दरभंगा लूटकांड को अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया था। और तब सवाल उठा था कि एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही थी इसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और दूसरी तरफ लूटकांड को अपराधियों ने बेहिचक अंजाम दे दिया। लेकिन तस्वीर देखिए, आज जब एक्शन में नीतीश कुमार एक बार फिर से हैं, 1 महीने के अंदर ये तीसरी समीक्षा बैठक, तब उस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ चुका है, जो कि खुद स्वर्ण व्यवसायी है और परिवार के अंदर से एक भेदी ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहा, जिसका फायदा अपराधियों की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल विभा, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि कल के बाद पुलिस और ज्यादा मुस्तैद भी नजर आएगी। चलिए दूसरी खबर का रुख करते हैं। खबर मोतिहारी के बरियारपुर से, जहां जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर हंगामा बरपा, जमकर पथराव किया गया और इस पथराव में एक महिला भी जख्मी हुई है। छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था और इसी विवाद के बीच एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, पत्थरों से हमला किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद में जमकर पथराव हुआ है। देखिए पत्थर कैसे चले हैं, दे दनादन पत्थर एक दूसरे पर चलाए गए और एक महिला इसमें जख्मी हुई है। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने, यानी छतौनी पुलिस ने कोई शिकायत नहीं की है। तो देखिए तस्वीरों से बिल्कुल समझा जा सकता है कि देखिए कैसे रण क्षेत्र में तब्दील ये नजारा सामने है, जो कि एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में 2 लोग जो हैं वो उलझते हुए भी, और इसमें एक महिला जख्मी हुई। बिल्कुल, मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं।
मुकेश, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह बरियारपुर गांव की घटना है। छतौनी थाना क्षेत्र में मोतिहारी नगर से सटे हुए गांव है। यहाँ जमीन का भाव एकाएक जो बढ़ा है, उसके कारण यहाँ जो जमीन माफियाओं का यहाँ नजर आ रहा है और जमीन माफिया लगातार जमीन को अपने कब्जे में करने के लिए सभी तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस को फोन लगाते रह गया, फोन लेकिन रिसीव नहीं हो सका। घटना के करीब 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं किया जा सका है क्योंकि अभी तक पुलिस आवेदन का इंतजार कर रही है और उसके बाद से कोई कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकेश, ये कह रहे हैं पीड़ित की हमने तो शिकायत की थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो शिकायत के बाद क्या अलग से आवेदन लेकर भी जाना पड़ेगा तभी कार्रवाई होगी? जी, आवेदन का इंतजार कर रही है पुलिस। पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था और भूमाफिया जब वहां जमीन पर पहुंचे, आधे घंटे तक पथराव करते रहे। फिर पीड़ित परिवार जो है वो बचाव के मुद्रा में आकर के और अपने तरफ से भी पथराव किया है। दोनों तरफ से पथराव हुआ है, करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश। तो देखिए विभा, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल निशाना लगाकर पत्थर चलाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सवाल तो यही है अनूप कि देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं से कोई कोताही न बरती जाए और इसीलिए लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जाती हैं, लेकिन जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को कितना चौकस होना चाहिए उसकी एक वानगी है, जहां पर पीड़ित पक्ष की तरफ शिकायत भी की गई लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। दूसरी खबर का रुख करेंगे, खबर कटिहार से, जहां पर नवोदय स्कूल के प्राचार्य का डर्टी डांस जो है वो सामने आया है। इन तस्वीरों को देखने के साथ आपके जहन में कई तरह के सवाल भी उठेंगे कि वो प्राचार्य साहब जिन्हें देख करके छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका अनुकरण और अनुसरण करते हैं, वो स्टेज पर भोजपुरी गीत जब बज रहे थे तो वहां पर जमकर ठुमके लगाते नजर आए, वो भी बाल बालाओं के साथ। और एक शादी समारोह की ये तस्वीर है जब गुरुजी पर डांस का ऐसा नशा चढ़ा कि वो खुद को रोक नहीं पाए, उनको ये भी पता नहीं चला कि वो किसके साथ मंच पर ठुमके लगा रहे हैं। हमारे एक स्टाफ के पुत्र की शादी थी जिसमें नवोदयन स्टूडेंट 15-20 आए हुए थे। हमारे एक्स नवोदयन स्टूडेंट 2013 बैच का, कैमूर का। उनके रिक्वेस्ट पर मैं चला गया और उनका साथ दिया और बाकी ऐसा कोई, ये एक शादी समारोह था और वो नहीं, नशा कहाँ से, मैं नशा कभी कोई करता ही नहीं हूँ, कोई नशा नहीं करता, किसी तरह का कोई नशा नहीं। और देखिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। फॉर्च्यून कंपनी को अब कॉन्ट्रैक्ट मूल्य पर ही धान खरीदने पड़ेंगे। जी हां, कृषि कानून के आते ही ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्च्यून कंपनी है वो धान की खरीद नहीं कर रही थी और अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मूल्य यानी अनुबंध जो मूल्य है उस पर ही धान खरीदना पड़ेगा। नए कृषि कानून के तहत 24 घंटे में कार्रवाई की गई है। किसानों की शिकायत के बाद ये 24 घंटे में कार्रवाई की गई है। अनुबंध के बावजूद कंपनी धान नहीं खरीद रही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रही है। किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। फॉर्च्यून कंपनी को अब अनुबंध मूल्य पर धान खरीदना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। नए कृषि कानून के तहत 24 घंटे में कार्रवाई हुई है। अनुबंध के बावजूद फॉर्च्यून कंपनी जो है वो किसानों का धान नहीं खरीद रही थी, लेकिन अब उसे अनुबंध मूल्य यानी कॉन्ट्रैक्ट मूल्य पर ही धान खरीदना पड़ेगा। किसानों की शिकायत के बाद 24 घंटे में कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, अब किसानों के हित को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी निश्चित तौर पर देश में इस समय कृषि कानून को लेकर जो माहौल बना हुआ है, जो बातें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए लगातार ये किसान कह रहे थे कि हमारे साथ कुछ अनदेखी हो रही है। जो कार्रवाई होशंगाबाद में हुई है उससे यह तय हुआ है कि नए कृषि कानून से किसानों को लाभ मिल रहा है और उस लाभ के तहत किसानों का 3000 के मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। पूरा मामला इस प्रकार है कि फॉर्च्यून जो कंपनी है धान खरीदती है किसानों से, उसने अनुबंध किया था और अनुबंध था कि जो भी उच्चतम रेट होगा उससे 50 रुपए ऊपर प्रति क्विंटल के भाव से फॉर्च्यून कंपनी धान खरीदेगी किसानों का। लेकिन अचानक
फोन बंद हो गए कंपनी के, खरीदी बंद हो गई और किसानों में इस बात को लेकर रोष था कि हमारी धान अब नहीं बिक पाएगी। पिपरिया एसडीएम के पास जब ये पूरा मामला पहुंचा तो नितिन टाले जो पिपरिया एसडीएम हैं, होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय सिंह ने इस मामले को तत्परता से लेते हुए एक कंसुलेशन कमेटी बनाई। उस कंसुलेशन कमेटी में जो किसान थे और जो प्रतिनिधि थे उनको भी शामिल किया गया और कल ये निर्णय हुआ है कि उच्चतम स्तर जो 9 तारीख का था 2950, उससे 50 रुपए ऊपर यानी 3000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसानों की धान खरीदी जाएगी। कोई तारीख तय की गई शैलेंद्र कि कब से धान खरीद शुरू होगी, क्योंकि तारीख भी तय करनी पड़ेगी? जी, प्रशासन के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि धान खरीदी आज से ही शुरू हो रही है। कुछ किसानों की धान खरीदी भी जा चुकी है। कल जो बैठक हुई है उसके बाद जो एग्रीमेंट हुए थे उसके आधार पर धान खरीदी शुरू हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। फॉर्च्यून कंपनी को अब अनुबंध मूल्य पर ही धान खरीदना पड़ेगा। हालांकि विवाह अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बावजूद फॉर्च्यून कंपनी धान नहीं खरीद रही थी, लेकिन कृषि कानून के आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कानून से किसानों के हित में कैसे काम किया जा रहा है उसकी शुरुआत के तौर पर इसे जरूर देखा जा सकता है। हालांकि इस बीच आंदोलन भी लगातार किसानों की तरफ से चलता हुआ। इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी पटना से। खबर, चावल व्यवसायी 2 भाइयों के किडनैप को लेकर 5 दिन हो चुके हैं और परिजन इस बात से आशंकित हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। डीजीपी से उनकी मुलाकात होती है और इसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। मंगलवार से दोनों चावल व्यवसायी जो भाई हैं वो गायब हैं। पटना के जमाल रोड निवासी राकेश और अमित कुमार गुप्ता, जो कि नाम बताए जा रहे हैं, इन दोनों की गुमशुदगी को लेकर 5 दिन हो चुके हैं और किडनैपिंग या फिरौती से जुड़ा अब तक कोई कॉल भी नहीं आया है परिजनों के पास। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज हालांकि लगातार खंगाले जा रहे हैं। दोनों भाइयों को अपराधियों ने किडनैप किया या कोई और मामला, इस स्थिति को लेकर के भी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है। इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी के हाथ भी अब तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लगी है। लापता कारोबारियों के परिजन अनहोनी की आशंका से सशंकित हैं। तो 5 दिन हो चुके हैं इनके किडनैपिंग को लेकर या गुमशुदगी को लेकर। बिल्कुल विवाह, और आज सुबह भी बातचीत हो रही थी हमारी पैसे की वसूली के लिए, लेकिन अचानक से गायब हो गए। उनकी गाड़ी जरूर मिली नौबतपुर इलाके में, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। एक भाई का मोबाइल भी गाड़ी में बरामद हुआ, लेकिन दूसरे का मोबाइल उनके साथ है जो फिलहाल स्विच ऑफ बता रहा है। परिजनों पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एसपी से लेकर राज्य के डीजीपी तक परिजनों ने गुहार लगाई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद उन दोनों भाइयों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपने भाइयों, अपने बच्चों की बरामदगी के लिए वो क्या करें। फिलहाल मेरे साथ उनके बुजुर्ग पिता हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है चाचा जी, आखिर कहाँ चले गए हैं दोनों? कोई समझ में नहीं है। आप लोगों ने अपने स्तर पर सारी खोजबीन कर ली? पुलिस खोजेगा, हम लोग कहाँ खोजेगा? इन्होंने जाएंगे तो नहीं ना, ठीक है। बराबर लोग निकलते थे पैसे की वसूली? नहीं, बराबर नहीं। जब बुलाते थे तब जाता था। आप पुलिस अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, उनका क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हो रहा है, कर रहे हैं, हम छानबीन में है। आप ये गांव के हैं। क्या आश्वासन मिला डीजीपी साहब से? जी, हमको आश्वासन मिला कि हम लोग तो जल्द से जल्द आपका एथी कर रहे हैं। हम लोग गुहार लगे हुए हैं, हम लोग तो गुहार लगाने जा रहे हैं। सबका दरवाजा खटखटा रहा है, कहीं से भी हमको बरामदगी हो जाए। लेकिन एसआईटी के गठन होने के बावजूद अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। केवल ये कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, लेकिन खुलासा कब तक होगा इसका इंतजार परिजनों को है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और बात गोपालगंज की, जहां पर गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र बनाया गया ताकि कभी भी कोई भी यहां पर पहुंचकर अपने सैंपल को दे सके, ताकि उसकी रिपोर्ट वक्त रहते, अगर उसे शंका है कि कहीं उसे कोरोना नहीं है या है, उस शंका से वो मुक्त हो सकता है। और इसे लेकर के यहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। लेकिन जब हमारे सहयोगी ने अस्पताल पहुंचकर इसकी रियलिटी को जांचने की कोशिश की, इसे देखने की कोशिश की, तो उस वक्त कोई भी कर्मचारी यहां मौजूद नहीं था। देखिए ये तस्वीरें, सबसे पहले जरा इस पर नजर डालिए। गोपालगंज सदर अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर
कोरोना जांच केंद्र बनाया गया और उसे लेकर के ये तमाम इंतजामात की बात यहां पर कही जा रही है। हालांकि मीडिया के पहुंचने की सूचना के बाद एक कर्मचारी यहां पर जरूर पहुंचता है। यहां के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बगल में बनाया गया है कोरोना जांच के लिए सब सेंटर बनाया गया है और दावा किया गया है कि 24 घंटे यहां पर कोविड को लेकर के जांच की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि अभी हम सदर अस्पताल में हैं और यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में जो ये कोविड के लिए बनाया गया है जांच सेंटर बनाया गया है और यहाँ लिखा हुआ है कि एंटीजन रैपिड एंटीजन किट उसका जाँच किया जाएगा और साथ में जो है यहाँ पर 24 घंटे जाँच होगी और जो मरीज या फिर जो संक्रमित लोग हैं उन्हें आशंका होगी तो वो यहाँ पर जांच करने के लिए आएंगे। लेकिन देखें यहाँ पर कि यहाँ पर कोई अभी किसी तरह जब थे तो कोई स्टाफ नहीं था यहाँ पर, लेकिन एक महिला स्टाफ आके बैठी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जांच के लिए क्या व्यवस्था की गई है। मतलब मरीज अच्छा खासा आते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा मौसम की वजह से शायद जैसे हो कितने आते हैं। तो अभी हम लोग आए थे तो कोई नहीं था यहाँ पर, पूरा काउंटर खाली था यहाँ पर, क्योंकि इसलिए ना ये सफाई होता है ना तो थोड़ा सा हम लोग रख लेते हैं कि सफाई हो जाए फिर हम लोग रख लेते हैं। तो कितने बजे मरीज आना शुरू होता है यहाँ पर जो जाँच करने के लोग आते हैं? तो मरीज का कोई टाइम नहीं होता है, सभी भी आते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए अब आपको एक खूबसूरत और अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, वो इस मायने में जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना उसकी हकीकत कैसी है, उसकी तस्वीर कैसी है, इसे जानने के लिए खुद अभिलाषा कुमारी जो कि डीएम है वो पहुंची गांव में, गांव में पहुंचकर उसकी हकीकत को जानने की, उसकी समीक्षा करने के लिए लोगों तक उन्होंने पहुंचना सबसे बेहतर और कारगर तरीका समझा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे डीएम खेतों की पगडंडियों और खलियानों से होती हुई गांव तक पहुंची। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जा रही है कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सचमुच वो धरातल पर है तो किस स्थिति में है। लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया जा रहा है। जो डीएम है अभिलाषा कुमारी, उनकी तरफ से उनसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द खामियों को दूर किया जाए। जांच के दौरान नल जल योजना में गड़बड़ी पाए जाने के बाद पंचायत सचिव पर तत्काल कार्रवाई भी की गई। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो जनमानस तक पहुंचनी चाहिए और निष्पक्ष ढंग से उन्हें सारे योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही अभी धन अधिप्राप्ति का समय है, इसलिए कृषकों को सही मूल्य मिले उनके अनाज के लिए, इसके लिए सभी जगह पैक से गोदाम को भी देखा जा रहा है पूरे जिले में, एवं सभी जगह मॉइस्चर कंटेंट और धान अधिप्राप्ति की क्या स्थिति है एवं कृषकों को क्या दिक्कतें हैं इसको भी समझा जा रहा है। तो एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है जिससे ये जाना जा सके कि सचमुच ये योजनाएं जिसे लेकर के स्थानीय स्तर पर लोगों की नाराजगी या खामियों को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस दिशा में डीएम अभिलाषा कुमारी की तरफ से एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।